मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि नहीं भाई हम सक्षम है तो हम जल्दी से परीक्षा दे करके हम अपना कैरियर आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर वो चीज बचेगी नहीं, जैसे हम इंसानियत कहते हैं, जिसे हम नागरिकता बोध कहते हैं, जिसे हम मनुष्य होना कहते हैं। शिक्षक संघ सिरे से खारिज कर चुका है ऑनलाइन परीक्षा के इस प्रारूप को, इस प्रावधान को। तो शिक्षक इसके विरोध में है, छात्र इसके विरोध में है, फिर ये विश्वविद्यालय किसका है? लगभग 80% इंटरनेट यूजर शहरों के हैं और उसमें 75% यूजर मेल हैं। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ जब इस आंकड़े को जोड़ा गया तो लगभग 60 से 65% जो बच्चे हैं, वो जो लोग इंटरनेट यूजर हैं, वो अपर कास्ट के हैं। तो कास्ट, क्लास, रीजन, जेंडर, इन सब के साथ एक झटके में आपने तो मनुस्मृति लागू कर दी। एक झटके इसमें 33.7% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भाग नहीं लिया है, यानी 1/3 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई में ही शामिल नहीं हो पाया, तो ऑनलाइन परीक्षा में कैसे शामिल हो जाएगा? और अगर वो किसी तरह ऑनलाइन परीक्षा में शामिल भी हो पाया तो जो बच्चा क्लास नहीं ले पाया है, जिसका सिलेबस पूरा नहीं है, उससे इम्तिहान लेना ये मजाक नहीं है क्या? ये उन बच्चों के भविष्य के साथ, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? 27% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो 50% से भी कम क्लास ले पाए, और 38% बच्चे ऐसे हैं, 27% बच्चे ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा क्लास ले पाए। जब कोई भी नियम और नीति बनाई जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन, उसमें भी तो शिक्षक लोग होते हैं जो खुद अपने स्तर पर छात्रों से जुड़े हुए होते हैं। छात्रों का फीडबैक उन तक भी पहुंचता है। विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठाए गए होते हैं, वे लोग भी तो शिक्षक होते हैं। मसलन अगर एक विश्वविद्यालय का कुलपति है तो कुलपति होने के पहले वो एक शिक्षक है, और जिसके नाते उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो विश्वविद्यालय को चलाए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि विश्वविद्यालय के जो भी प्रावधान बने, उन प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया जाए कि वे छात्र हितों के हैं कि नहीं। फिर उन प्रावधानों के आधार पर आपकी जांच होती है कि आप कुलपति होने के पहले किस स्तर तक शिक्षक हैं। आपने कमेटियां बनाई हैं और उन कमेटी के लोगों ने अगर आपको यह प्रस्ताव दिया कि ऑनलाइन परीक्षा कराइए, तो ये चुनौती और ये परीक्षा, ये इम्तिहान उन लोगों का भी है जो उन कमेटियों में बैठ करके यह सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। तो ये इम्तिहान उनका भी है। तो हम लोग जब आज बातचीत करेंगे तो इन मसलों पर गंभीरता से बातचीत करेंगे कि ये प्रावधान क्यों बनाए गए और विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर इनका कैसे असर पड़ रहा है। बतौर शिक्षक मैं कुछ अपने अनुभव भी आपसे साझा करूंगा और इस सब के जरिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने बिंदुवार कुछ बातें स्पष्ट हो पाए कि ऑनलाइन परीक्षा का मतलब क्या है, ऑनलाइन परीक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रावधान क्या किए हैं और उन प्रावधानों में किन किन बातों को लेकर के गहरी समस्याएं हैं। और बातचीत के दूसरे हिस्से में हम लोग यह कोशिश करेंगे इस बातचीत में कि कुछ हम विकल्प दे पाए। मसलन बतौर शिक्षक मेरे पास क्या फीडबैक आते हैं छात्रों के, बतौर शिक्षक मेरा अपना नजरिया क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प में हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर आखिरी हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि इस लाइव सेशन में जिन साथियों के सवाल आएंगे उन सवालों के जरिए भी कुछ हम लोग बातचीत करें। तो शुरू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से लेकर के
आम छात्रों ने गहरी आपत्तियां दर्ज की हैं और उन आपत्तियों के जरिए उन लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि ऑनलाइन प्रावधान दिल्ली विश्वविद्यालय के चरित्र के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे अकादमिक माहौल को किस तरह से प्रभावित करेगा। प्रावधान क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वैश्विक महामारी के वक्त, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं भारत की सरकारें अपने अपने अलग अलग दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन, सो कॉल्ड दुश्मन, यानी जो विपक्ष बने बैठे हैं, जो प्रतिरोध की आवाजें हैं, और उन प्रतिरोध की आवाजों का केंद्र पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय बने हुए हैं। विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलन, विश्वविद्यालयों के शिक्षक आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन लगातार एक ऐसे जरूरी सवाल में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसके जरिए यह चुनौती पेश की जाती है उन लोगों के सामने कि किस तरह से विश्वविद्यालय ही नहीं देश का संचालन मुश्किल हो रहा है, और उसके बाद विश्वविद्यालय किस तरह से अलग अलग काम कर रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि प्रतिरोध की गढ़ बन चुके जामिया के छात्रों का CANRC और दिल्ली के दंगों के नाम पर जब गिरफ्तारी होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्रों के मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों में 2 छात्राओं को जो JNU की थी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अलग अलग धाराओं में फंसाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अलग नजरिया है सरकार का, जिससे वो कोशिश कर रही है कि वो अपने प्रतिरोध में उठी आवाजों को दबाए। ये एक पहलू है। इसके साथ दूसरा पहलू ये जुड़ता है कि अब आप विश्वविद्यालय चलाने के लिए क्या प्रावधान करते हैं, और उन प्रावधानों में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह प्रावधान किया है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय एक पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन का सेंटर है। पब्लिक फंडेड है, यानी यहां इस विश्वविद्यालय के पूरे चरित्र को जब आप देखेंगे तो इस विश्वविद्यालय में आज भी जो सबसे ज्यादा तादाद है विद्यार्थियों की, उनमें मैं एक अनौपचारिक आंकड़े के तहत यह कहना चाहूंगा कि वह तादाद 50% से ज्यादा उन तबकों की है जो समाज के वंचित तबके से आते हैं। वंचित तबके से यानी आर्थिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से वंचित, और शैक्षणिक रूप से कुछ ऐसे तबके हैं जिनकी पहली पीढ़ियां यहां पर इन विश्वविद्यालयों तक आई हैं। तो इन पीढ़ियों के पास उस तरीके से सीधे ऑनलाइन परीक्षा कराने के पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, सभी छात्रों के पास इंटरनेट की पहुंच है क्या? उनके पास इंटरनेट अगर है तो वो 3G स्पीड में चल रहा है क्या, जहां वो ऑनलाइन परीक्षा के लिए बैठें तो कोई इंटरनेट की स्पीड की दुविधा ना हो। दूसरी चीज यह सुनिश्चित करनी थी कि क्या इस विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले हर छात्र के पास स्मार्टफोन है क्या, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है क्या, यानी उनके पास यह सुविधा है कि वह ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हो सकें। यह सुनिश्चित करना दूसरा सबसे अहम सवाल था। और तीसरा सवाल यह है कि अगर उन छात्रों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, उन छात्रों के पास अगर यह सुविधा है कि वे इंटरनेट 3G स्पीड में चल रहा है, और तीसरा उनके पास क्या यह सुविधा है क्या कि वे सारे मटेरियल को बिना किसी हिचक के ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होकर के
अपना वही प्रदर्शन कर सकते हैं जो वो लिखित परीक्षा में करते हैं? ये 3 सवाल सबसे जरूरी सवाल हैं। और अगर एक विश्वविद्यालय प्रशासन इन तीनों सवालों को आंकड़ों के लिहाज से तय नहीं कर पाता और यह सुनिश्चित नहीं कर देता कि ठीक बात है, इंटरनेट की पहुंच, इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट पर एग्जाम देने में सहूलियत, इन तीनों लिहाज से अगर हर विद्यार्थी सहज है, तब आप यह प्रयोग करें कि आप ऑनलाइन परीक्षा कराएं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले मैं अपना अनुभव साझा करता हूं। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूं और मेरा विषय हिंदी है। और पहले ही मैं यह कह देता हूं कि जब हिंदी की बात मैं कर रहा हूं तो हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है, हिंदी में प्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं है। आमतौर पर लिखित चीज़ें होती हैं और लिखित चीज़ों के आधार पर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हम लिखित में उनको मटेरियल देते हैं, लिखित में वो उसका असाइनमेंट बनाते हैं और जमा करते हैं। तो पहले ही मैं यह कह रहा हूं कि जब हिंदी, बतौर हिंदी के शिक्षक मेरे सामने ये चुनौतियां आई, तो जिन विषयों में प्रैक्टिकल है, जिन विषयों में लेबोरेटरी के पूरे तामझाम है, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? अब उसके बाद शुरुआत के पहले ही मैं अपना अनुभव साझा करूं और उसके पहले ये कहूं कि पाठ्यक्रम पूरे हुए क्या? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को लेकर के बिल्कुल दावे से कह सकता है कि हर शिक्षक ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, हर शिक्षक ने अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाया है, हर शिक्षक यह दावे के साथ कह सकता है कि वह परीक्षा के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार मानता है? यह सवाल है। और अगर यह सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन एड्रेस नहीं कर रहा है तो फिर आप औपचारिकता निभा रहे हैं, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर न गड़बड़ हो, हम नियत समय पर दुनिया के सामने यह नजीर पेश कर दें कि जब दुनिया के सारे काम रुक गए थे, जब देश के लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहे थे, ट्रेनों में भूख से मर रहे थे, प्यास से मर रहे थे, सड़कों पर धूप से मर रहे थे, उस दौर में भी हम विश्वविद्यालय को बहुत सुचारू रूप से चला रहे थे। यही गुमान तो कहीं आपको ये सब हड़बड़ी नहीं करा रहा? आपको पता है पूरे देश में ये चुनौती है, तो आप अचानक ऑनलाइन परीक्षा कराने की हड़बड़ी क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आपके पास हड़बड़ी है तो बेशक करें। इस पहले सवाल का जवाब दें कि क्या सारे विषयों के पाठ्यक्रम पूरे हो गए हैं, क्या प्रैक्टिकल पूरे हो गए हैं क्या? अगर जवाब है तब आप इसमें आते और आंकड़े देते पब्लिक डोमेन में। दूसरी बात, अब मैं अपने अनुभव पर आता हूं। मेरा अनुभव यह है कि मैंने जब हिंदी की कक्षाएं लेने की शुरुआत की, विश्वविद्यालय का निर्देश आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, जूम है जिसको लेकर के तमाम रिपोर्ट ये कह रही हैं कि वो बेहद अविश्वसनीय है, यानी उससे डेटा चोरी हो रही है। दुनिया के कई देश जूम ऐप को बैन कर रहे हैं, अलग अलग ऐप से वो सब काम कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तो जब निजता नागरिक की बची नहीं है और अलग अलग जरियों से सारी निजता का हनन किया जा रहा है, तो ठीक है, चलिए आप इसमें भी निजता हनन कर लें। लेकिन जब मैं अपनी 50 विद्यार्थियों की कक्षा को जूम ऐप के सामने जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो मेरे सामने पहला जो तथ्य आता है वो ये कि उन 50 में से औसतन 7, 8 से 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है कि वो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सके। क्या वे बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है कि वो अपने क्लासरूम के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो, ताकि वहां कोई सूचना अगर शिक्षक दे रहा है तो वो सूचना उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके, यानी क्लास के हर विद्यार्थी तक पहुंच सके? मेरा कहना है कि उसमें 50 में से 5-10 बच्चे ऐसे थे, यानी 100 में 5%। दूसरी बात, जब मैंने जूम ऐप पर क्लास लेने की बात कही तो तमाम विद्यार्थी जो इस कोरोना के समय गांव चले गए हैं, बिना किसी तैयारी के वो किसी तरह घर भाग गए कि भाई यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास कोई किताब नहीं है, उनके पास गांव में कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। और दूसरी बात, जब मैंने क्लास लेने की बात कही तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, वो स्मार्टफोन लेके बैठते हैं। अगर उनमें से जो बाकी 40 बच्चे हैं उनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या तो नहीं है गांव में,
या दिल्ली के तमाम इलाकों में, या अगर है तो उनकी स्पीड इतनी घटिया है कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। तो 50 में से कितने बच्चे बचे? 20। तो उन 20 बच्चों में फिर मैंने देखा कि उन 20 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में जगह नहीं है। वो 1 कमरे 2 कमरे का घर, जहां वो कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां वो पढ़ाई कर सके, जहां वो शांति से सुकून से। एक तो आपने तमाशा ये बनाया कि जहां हम 1 घंटे की कक्षा लेते थे वहां आपने जूम ऐप पे आधा घंटा, मुश्किल 40 मिनट की क्लास हो सकती है। जुड़ने में 10 मिनट चला गया, बीच में कोई गैप हो रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई जा रहा है, और उसमें से 20 में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनके यहां कोई बैकग्राउंड में ऐसा माहौल नहीं था कि वो शांति से पढ़ाई कर सके। उच्च शिक्षा है, क्या यह औपचारिकता से पूरी होगी? उच्च शिक्षा जिसका कल्चर ये है डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन। जूम ऐप पे डिस्कशन कैसे होगा? और डिस्कशन 40 मिनट की क्लास में कैसे संभव है? जूम ऐप पे डिबेट कैसे संभव है? जूम ऐप पे डायलॉगिंग, वन वे डायलॉग है, प्रवचन की तरह हम शिक्षक बोल रहे हैं और बाकी लोग आपका फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो अंततः उस 50 की क्लास में 10 बच्चे औसतन ऐसे मिले मुझे जो सक्षम है कि वो जूम ऐप पे मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कौन सा आंकड़ा जारी किया है कि जो रह गए वो 40 बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम करने में ऑनलाइन शामिल हो जाएंगे और वो परीक्षा दे लेंगे। साइबर कैफे में बैठ के क्या इम्तिहान होगा क्या? और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या प्रावधान किया कि 2 घंटे का वक्त मिलेगा, आपको ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आप लिखिए, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करिए और ब्ला ब्ला जो भी है। ये सब संभव है क्या? किसके लिए संभव है? अपर कास्ट, अपर क्लास पुरुष, शहरी पुरुष जो सक्षम है। तो इनकी आबादी विश्वविद्यालय के छात्रों में कितने फीसदी होगी? और इन सब से एक झटके में कौन बाहर हो गया? जो पहली पीढ़ियां विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आई हैं, आत्मविश्वास तक। साइकोलॉजी पर तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे कि हमारे छात्रों में जिन पहली पीढ़ियों के लोग आए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक अभी बन रहा होता है। हम अपनी कक्षाओं में बूस्टअप करते हैं, आप अचानक उन्हें इंटरनेट के सामने बिठा रहे हैं और कह रहे हैं परीक्षा दो। ये मुश्किल है। आप तो साइकोलॉजी पर बात ही नहीं कर रहे, आप तो औपचारिकता निभा रहे हैं कि जल्दी से ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, पास हो फेल हो जैसे भी हो रिजल्ट जारी कर दें, हमारा एकेडमिक कैलेंडर न डिस्टर्ब हो। ये सब दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं ऑनलाइन परीक्षा में। ओपन बुक एग्जाम मजाक। उच्च शिक्षा पर आप जियो यूनिवर्सिटी के जरिए अलग मजाक कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के जरिए आप उसको अलग फॉर्मेलिटी डिग्री देने के कारखाने की तरह आप बनाना चाह रहे हैं। और अब ओपन बुक एग्जाम, किताब खोलकर बैठिए, परीक्षा दीजिए और उसके बजाय इस तरह के उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का सवाल यह है कि जरूरत क्या आन पड़ी है। देश भर में यह संकट है, एक विश्वविद्यालय का मामला नहीं है ना। तो आप पूरे देश के लिए एक नीति बनाते कि आगे आने वाली परीक्षाओं में सहूलियत देते, उनके टाइम को एक्सटेंड करते। वो सब आपने किया नहीं, और आप एक झटके में उन सारे बच्चों को इस पूरे उच्च शिक्षा के दायरे से दिल्ली विश्वविद्यालय के, और मैं अभी भी कह रहा हूं मेरा आंकड़ा है वो औसतन 50% से ज्यादा है। आइए दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने जो सर्वे किया है उस आंकड़े से आपको परिचित कराता हूं। सवाल क्या पूछा गया? डू यू फाइंड योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट दिस जंक्चर? यानी वर्तमान हालात में क्या आप यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए अपने को तैयार मानते हैं? इस सर्वे में 9.5% बच्चों के जवाब आए कि हां, और 90.5% बच्चों के जवाब आए कि वो तैयार नहीं है परीक्षा के लिए। दूसरा सवाल, व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डू यू हैव? यानी आप किस इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें देखिए सबसे कम 6.7 डू नॉट हैव इंटरनेट, यानी कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इन 6% बच्चों के लिए क्या आप उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे अगर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे? तो 10.9% बच्चे ऐसे हैं जो 2G इस्तेमाल करते हैं, और 2G पर न क्लास वो ले पाए हैं, न तो टीचर ने पढ़ाया है, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, और न वो परीक्षा दे पाएंगे। 10.9%।
10.1% बच्चे ऐसे हैं जो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं। 25.6% बच्चे ऐसे हैं जो 3G इस्तेमाल करते हैं और 46.6% बच्चे ऐसे हैं जो 4G इस्तेमाल करते हैं। यानी आधे बच्चे ऐसे हैं, 46.6%, जिनके पास इंटरनेट के लिए आप मान सकते हैं कि स्पीड अच्छी होगी। यानी आधे विश्वविद्यालय के छात्र इस पूरे प्रोसेस से बाहर हैं और आप ऑनलाइन एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, डू यू हैव एक्सेस टू लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन? यानी आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, स्मार्टफोन है क्या? इसके जवाब में 74.1 बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। 15.5% बच्चों के पास लैपटॉप है और जो कंप्यूटर और टैबलेट के बच्चे हैं वो बहुत कम फीसदी में, 1 से 2% हैं। 8.3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इनमें से किसी भी तरह के तकनीकी उपकरण नहीं है। तो ये जो 8-10% बच्चे हैं, एक साल में एडमिशन 55-56-60 हजार बच्चों का होता है। थर्ड ईयर के लिए अगर आप ये एग्जाम करा रहे हैं तो भी आप 50-60 हजार बच्चे हैं, और अगर 50-60 हजार के 10% निकाल दें तो 5,000 बच्चे, 6,000 बच्चे। उन बच्चों का क्या होगा? ये गलती किसकी है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है? ये उन बच्चों की गलती है। उन बच्चों ने गरीबी अपने से चुनी है, उन बच्चों ने वो जातियां अपने से चुनी है जिन जातियों में आज भी आर्थिक संपन्नता नहीं आई। उन बच्चों ने क्या वे जातियां अपने से चुनी थी जो जातियों के लोग पहली बार विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचे? तो आप एक झटके में इस तरह के प्रावधानों से उनको बेदखल करेंगे? आपने कोई गाइडलाइन जारी की क्या कि इन बच्चों का क्या होगा? चौथा सवाल, आर यू एबल टू कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यू ऑन योर स्टडीज एट योर करेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंट होम? यानी क्या आप अपने वर्तमान निवास स्थान, घर पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं? 80.5% बच्चों ने कहा नहीं ध्यान दे पा रहे। आपने सिलेबस पूरा कराया नहीं, घर पे उन बच्चों की पढ़ाई हुई नहीं। 80.5% बच्चे, एग्जाम करा लो। आगे, आर यू एनरोल्ड इन रेगुलर करेस्पॉन्डेंस और नॉन कॉलेजिएट? और इसमें जब देखा गया तो 86.8% बच्चे जो इस सर्वे में शामिल हुए वो रेगुलर कोर्सेज के हैं, 8% बच्चे ओपन लर्निंग के और 5.2% बच्चे नॉन कॉलेजिएट NCW के। अगला सवाल था कि क्या वर्तमान हालात में आप अपने और अपने परिवार को ऑनलाइन परीक्षा और उससे जुड़ी व्यवस्था के लिए अपने को तैयार मानते हैं? 85% बच्चों ने कहा कि वो तैयार नहीं है। तो 85% बच्चे अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये विश्वविद्यालय प्रशासन किसके लिए निर्णय ले रहा है और किसके साथ ये औपचारिकताएं पूरी करने की बात कर रहा है? ये सवाल है। अगर ऑनलाइन कक्षा हुई जूम या किसी अन्य एप्लीकेशन के द्वारा तो क्या आप उसमें हिस्सा ले पाए? इसमें 33.7% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भाग नहीं लिया है। यानी 1/3 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई में ही शामिल नहीं हो पाया, तो ऑनलाइन परीक्षा में कैसे शामिल हो जाएगा? और अगर वो किसी तरह ऑनलाइन परीक्षा में शामिल भी हो पाया तो जो बच्चा क्लास नहीं ले पाया है, जिसका सिलेबस पूरा नहीं है, उससे इम्तिहान लेना ये मजाक नहीं है क्या? ये उन बच्चों के भविष्य के साथ, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? 27% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो 50% से भी कम क्लास ले पाए, और 38% बच्चे ऐसे हैं, 27% बच्चे ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा क्लास ले पाए। ये सवाल अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं समझेगा तो किस तरह से? अगला सवाल था, जो कोर्स लॉकडाउन होने से पहले पढ़ाया गया उसके नोट्स और पठन सामग्री आपके पास है? 23% बच्चों ने कहा हां है। 21% बच्चों ने कहा नहीं है, बट आई कैन गेट देम। उन्होंने कहा किसी तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। और 55.4% बच्चे कहते हैं कि उनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। कैसे इम्तिहान होगा? क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किस डिग्री के लिए शिक्षा ले रहे हैं? स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर। 92.2% बच्चे अंडर ग्रेजुएट के हैं, 7.8% बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के हैं। जो पढ़ने की सामग्री शिक्षकों ने ऑनलाइन उपलब्ध कराई, क्या आप उसका इस्तेमाल कर सके? 50.1 बच्चे कह रहे हैं हां, यानी आधा विश्वविद्यालय।
जो अवेलेबल हो पाया उनके आधे लोग, जितने लोगों को मटेरियल मिला वो सारे उसको पढ़ करके परीक्षा के लिए तैयार हों, ये माहौल नहीं है देश में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पास। तो ये आंकड़ा ये बताता है 38.1% बच्चे कहते हैं कि वे तैयार नहीं हैं। जो सामग्री, पठन सामग्री उनको मिली, उसको पढ़ने के बाद भी वो अभी तैयार नहीं है परीक्षा के लिए। 11.9% बच्चे यहां भी वो कहते हैं कि जिनको कोई सामग्री नहीं मिली। अब सोचिए ना कि इन 10-11 बच्चे, 33% वे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके लिए विश्वविद्यालय क्या प्रावधान कर रहा है? जबरदस्ती उन्हें आप ऑनलाइन परीक्षा के लिए, जबरदस्ती आप कहेंगे कि नहीं आप परीक्षा देना ही मजबूरी है आपकी। ये एक उच्च शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और बेहद आपत्तिजनक है। और इसमें से जब आखिरी सवाल पूछा गया कि किस साल के विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने कहा कि उसमें अलग अलग क्वेश्चन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका रिहायश किस तरह का है, यानी किस जगह आप रहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे 5-7% हैं। 5.3% बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल्ली में रिश्तेदार रहते हैं, वो वहां रह रहे हैं। पेइंग गेस्ट के नाम पर 40.4% बच्चे और 50.2% बच्चे अपने घर या किराए पर रहते हैं, जिनके पास तमाम तरह की पारिवारिक मुश्किलें, किराएदार होने की मुश्किलें। इस बार तो उनको किराया देना पड़ा, अगर वो है नहीं है तो भी मकान मालिक ने किराया वसूला। अगर वो किराएदार है तो घर चले गए, और घर में ऐसे हालात हैं नहीं है कि वो अपने घर पर बैठ करके इम्तिहान दे पाए। तो ये जो आंकड़ा मैंने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का, इस आंकड़े से तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के, क्वालिटी एजुकेशन, उच्च शिक्षा के पूरे महत्व, गरिमा और गंभीरता के साथ खेला जाने वाला सबसे भद्दा मजाक है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने छात्रों के साथ है। असाइनमेंट जमा करने की बात आई तो हमने एक एक विद्यार्थी को फोन किया, और आज भी मैं कह रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरी कक्षा के 60 बच्चे थे, जिनमें से 5 बच्चों से तो अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। जो कि क्लास में आए हैं वो असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं दे पाए, फोन नहीं मिल पा रहा है, तमाम दिक्कतें। 2-3 बच्चे बंगाल के हैं, जहां उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है, वहां तो तूफान आया हुआ है। क्या जिनकी संख्या कम होगी उनकी जगह नहीं होगी, उनकी मुश्किलों पर कोई बात नहीं होगी? अगर ये 10% बच्चे भी ऐसे हैं तो क्या वो आपके विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं? और अगर आप ऑनलाइन परीक्षा बाकी लोगों के लिए करा रहे हैं, उनके लिए कोई और प्रावधान इन फ्यूचर अगर आप कराते हैं, तो ये दोनों एक साथ जस्टिफाई कैसे होगा? अरे उच्च शिक्षा है, ये मजाक की चीज नहीं है, इसे गंभीरता से सोचना होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को समझते हैं, गंभीर दबाव डालना होगा विश्वविद्यालय प्रशासन पे। शिक्षक संघ सिरे से खारिज कर चुका है ऑनलाइन परीक्षा के इस प्रारूप को, इस प्रावधान को। तो शिक्षक इसके विरोध में है, छात्र इसके विरोध में है, फिर ये विश्वविद्यालय किसका है? मैं तो सवाल करूंगा, क्या उन चंद मुलाजिमों को जो सत्ता में बैठे अपने आकाओं के हुक्म अदायगी के लिए यहां पर बैठे हैं? ये सवाल गंभीरता से मैं आरोपित करता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर। और तब मैं अपने विकल्प के ऊपर आता हूं। बतौर शिक्षक, बतौर विश्वविद्यालय का एक हिस्सा होने के नाते, छात्रों से जुड़े होने के अपने अनुभव के नाते, मैं यह बात कहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को कुछ देर के लिए आप अगर इंटरनेट की सुविधा में शामिल भी हैं तो एक बार सोचिए, आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे ना, आप सब एक क्लासमेट हैं। आपकी क्लास के अगर 5 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो अगर आप परीक्षा में बैठने में सक्षम भी हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अच्छी स्पीड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप परीक्षा देने में सफल हैं, तो बेशक आपके जहन में यह ख्याल आ रहा होगा
कि भाई हम तो सक्षम है, हमें जल्दी से एग्जाम दिया जाए हमारा, और हमें हमारा एडमिट कार्ड हमारा इशू किया जाए, हमारा इम्तिहान लिया जाए, हमें जल्दी से अपना मार्कशीट दी जाए ताकि हम अपना कैरियर आगे कंटिन्यू कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बेशक आप इस सहूलियत के जोन में हो, लेकिन ठहर करके एक बार विचार कीजिएगा कि आपकी कक्षा के वे 10 विद्यार्थी जिनके पास न इंटरनेट है, न इनके पास ये सुविधा है कि वो पढ़ाई कर पाए, न जिनके पास सुविधा है कि वो आपके साथ ऑनलाइन परीक्षा में बैठ पाए, क्या आप उनके लिए नहीं सोचेंगे? क्या वो आपके सहपाठी नहीं है? क्या उनकी गरीबी, क्या उनका अभाव, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड, क्या उनकी चीजें उन्होंने चुनी है? लेकिन अगर इस सिस्टम के शिकार आपके ही साथी हो रहे हैं, तो आप अपने उस प्रिविलेज वाले जोन से बाहर आकर के अपने उन छात्रों के साथ खड़े होइए और कहिए कि नहीं, हम ऐसे ही प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मेरी कक्षा का सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा भी मेरे साथ खड़ा होकर के रेस में शामिल हो सके। यह हमारी मनुष्य होने की जिम्मेदारी है। तो आप छात्र होने की जिम्मेदारी निभाइए, आप इसका विरोध कीजिए और इस बात का विरोध करिए कि इस अन्यायपूर्ण परीक्षा का आप बहिष्कार करेंगे। बेशक आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि नहीं भाई, हम सक्षम हैं तो हम जल्दी से परीक्षा दे करके हम अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर वो चीज बचेगी नहीं जिसे हम इंसानियत कहते हैं, जिसे हम नागरिकता बोध कहते हैं, जिसे हम मनुष्य होना कहते हैं, क्योंकि हमने तो अपने कंफर्ट जोन में काम कर लिया। तो इसका विरोध करना होगा। शिक्षकों से आग्रह करिए। मैं जानता हूं कि जैसे छात्रों में तमाम तरह के लोग होते हैं, वैसे शिक्षकों में भी होते हैं। क्लास वो ढंग से नहीं लेंगे, लेकिन आका को खुश करने के लिए शायद वो जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हो कि कुलपति ने कह दिया, तो उनको 10 कदम आगे बढ़ के दिखाना है कि हम तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमने सारे बच्चों को डांट डपट करके ये करके वो करके हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, हमारे बच्चे तैयार बैठे हैं। ऐसे शिक्षकों को पहचानिए और ऐसे शिक्षकों से बड़ी विनम्रता से सवाल कीजिए कि आप शिक्षक होने के पहले मनुष्य हैं। आप किसी बेशक पार्टी के हों, आप किसी को खुश करने के हों, आप कम से कम ये काम तो मत करिए जो आपके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और तब शिक्षक छात्र मिल करके इस बेहद अमानवीय और बेहद आपत्तिजनक पूरे सिस्टम का विरोध करें। और विकल्प यह है कि ठहर करके आप एग्जाम कराइए। आप बाकायदे ये रेगुलेशन दीजिए कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट के, जो एमए प्रीवियस के बच्चे हैं, उन सबको उनके पिछले सेमेस्टर के औसत के आधार पर, उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनको अपनी अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। और आखिरी वर्ष के बच्चों को, आखिरी सेमेस्टर के बच्चों को थोड़ा वक्त दीजिए। यूजीसी एमएचआरडी उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा पोस्टपोन करे और तब तक कोई परीक्षा न कराई जाए जब तक यह सुनिश्चित कर लिया न जाए कि हर पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ाया गया, हर पाठ्यक्रम का मटेरियल, स्टडी मटेरियल हर आखिरी विद्यार्थी तक शामिल हो और तब इसका इम्तिहान कराया जाए। और वो इम्तिहान ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये आंकड़े मैंने अभी रखे हैं, इस आंकड़े में मैं एक चीज और जोड़ता हूं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं इस पूरे, आप अभी वक्त चूंकि ज्यादा हो रहा है तो बहुत संक्षेप में मैं एक तथ्य और दे रहा हूं कि इंटरनेट के एक्सेस में जो अवेलेबिलिटी है वो शहरों में ज्यादा है। लगभग 80% इंटरनेट यूजर शहरों के हैं और उसमें 75% यूजर मेल हैं। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ जब इस आंकड़े को जोड़ा गया तो लगभग 60 से 65% जो बच्चे हैं, वो जो लोग इंटरनेट यूजर हैं, वो अपर कास्ट के हैं। तो कास्ट, क्लास, रीजन, जेंडर, इन सब के साथ एक झटके में आपने तो मनुस्मृति लागू कर दी, एक झटके में आपने उन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया इस पूरे सिस्टम से जो पहली पीढ़ी के थे। उनके जेब में, उनकी जेब की औकात क्या है इससे तय हो रहा है कि वो ऑनलाइन परीक्षा देंगे कि नहीं।
उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि ने उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि को तय किया, उनकी लैंगिक पृष्ठभूमि ने उनके स्पेस को तय किया, तो ये सारा कुछ होगा और वो सारे लोग एक झटके में बाहर हो गए। और आखिरी बात, ये कहीं आपदा अवसर तो नहीं बन रहा। बहुत गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं और आप छात्र हो तो इसे गंभीरता से विचार करिए, आप शिक्षक हैं तो भी इसे गंभीरता से विचार करिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन सब कुछ करने का एक प्रावधान है ना। आज कहीं अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा कराने में सफलता हासिल कर ली और ये दावा करने में सफल हो गए कि नहीं सब कुछ तो ठीक है, विश्वविद्यालयों को सारे प्रोसेस में ऑनलाइन किया जा सकता है, तो कल को कहीं यही परमानेंट सोल्यूशन ना हो जाए। अब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, यूट्यूब पे उनके लेक्चर होंगे, ई लेक्चर, ई कंटेंट, ई स्टडी मटेरियल, ई यूनिवर्सिटी, और फिर बनेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करके जियो यूनिवर्सिटी, और फिर प्राइवेटाइजेशन सीधे पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन के पूरे कैरेक्टर को तबाह कर देगा। और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन ने पूरे पब्लिक फंडेड कैरेक्टर को आपदा को अवसर में बनाते हुए सब कुछ ई लर्निंग, ई कंटेंट, ई रीडिंग, ई क्लासरूम और ई एग्जामिनेशन, तो फिर तो विश्वविद्यालय खत्म। तो ये वो साजिश तो नहीं है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की साजिश है। इस पर गहराई से विचार करिए। और विरोध हम इस बात का कर रहे हैं कि अगर ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया तो देश में एक झटके में आपने प्राइवेटाइजेशन करके पूरे सामाजिक तौर पे वंचित, शोषित जमात, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, महिलाओं को आपने वैसे ही बाहर रखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय को भी आप कल को बर्बाद करके कहीं वो न कर दें, ये मेरा आरोप है। इसलिए विकल्प ये है कि आप ठहरें, कोई अभी ऐसी आपदा आन नहीं पड़ी है कि आप पूरे उच्च शिक्षा को औपचारिकता की भेंट चढ़ा दें, निहायत फॉर्मेलिटी की तरह से आप एक अंक पत्र जारी कर दें कि चलो इस विद्यार्थी को इतने इतने नंबर मिल गए। वो अंक पत्र मजाक है इस पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम का। इसलिए बिना इसका मजाक बनाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए बिना, जब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ विरोध में है, कर्मचारी विरोध में है, छात्र विरोध में है, तो विकल्प यह है कि आप ठहरें और आप तब तक इस एग्जाम को न करें जब तक ये सुनिश्चित कर लें कि आखिरी विद्यार्थी इसमें शामिल हो। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।